मैं बहुत आदर सहित दावत देती हूँ डॉक्टर आशिक बालौद मोहम्मद आशिक अली साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं। आप कथा साहित्य, मध्यकालीन हिंदी काव्य और लोक साहित्य में गहन रुचि रखते हैं। इन विधाओं से संबंधित आपके कई शोध पत्र उत्कृष्ट पत्र पत्रिकाओं एवं आलोचनात्मक ग्रंथों में प्रकाशित हो चुके हैं। बहुवचन, मढ़ई, उद्भावना, नागरी संगम, अभिनव भारती, शोध संचेता, वर्तमान साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं में आपके लेखों को उचित स्थान दिया गया है। यशपाल पुनर्मूल्यांकन, राही और उनका रचना संसार, हिंदी उपन्यास जनवादी परंपरा, 1857 जन प्रतिरोध, विरासत के अलंबरदार, कमलेश्वर, प्रेमचंद और हमारा समय आदि संपादित पुस्तकों में आपके लेखों को जगह दी गई है। आपकी 3 पुस्तकों का भी प्रकाशन हो चुका है। निराला के कथा साहित्य में स्वच्छंदतावादी तत्व, दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी, मेवाती लोक कवि संवेदना और सृजन। आपने कई उल्लेखनीय कहानियां भी लिखी हैं जो हंस, मधुमती, वर्तमान साहित्य, स्वाधीनता, वाङ्मय, उद्भावना आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं आदर सहित दावत देती हूँ डॉक्टर आशिक अली को कि वो अपना वक्तव्य हम तक पहुँचाएं। सईद नकवी साहब, नलिन रंजन सिंह जी, जनाब आनंद शुक्ल साहब और संध्या त्रिपाठी जी और इस सभागार में बैठे समस्त विद्वज्जन और साथी, मुझे सईद नकवी साहब की पुस्तक जो अभी प्रकाशित हुई है मौलाना हसरत मोहानी पर, उस पुस्तक पर कुछ कहने के लिए कहा गया। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, हसरत मोहानी का अध्येता बहुत बड़ा नहीं हूँ, बावजूद इसके जो कुछ मन में सवाल उठते हैं और सईद नकवी साहब ने कितना बड़ा काम किया है शायद उन्हें इसका एहसास भी ना हो। ये कुछ वो बिंदु हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। और हसरत मोहानी आज क्यों ज़रूरत है? हसरत मोहानी, उनकी जो विचारधारा थी, उनके अंदर जो एक इंसानियत का और इंसानियत से भी बड़ा जो एक बहुत इस देश के लिए, जिसे मैं समझता हूँ एक आवश्यक विचार है, हिंदू मुस्लिम में एकता और उनके बीच अंतः संबंध। तो ये इस देश की ताकत भी है, इस देश की महान विरासत भी है और हमारे आज़ादी के जो योद्धा थे उन योद्धाओं की ये एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसे इस देश की ज़रूरत है और जो तमाम चुनौतियों से लड़ने की हमें ताकत भी देती है। मौलाना हसरत मोहानी उन्हीं लोगों में से एक मुझे नज़र आते हैं जिन्होंने एक लंबी जद्दोजहद के बाद इस एकता को न केवल कायम किया था बल्कि अपने व्यवहार से पेश भी किया था। आज जब हम बहुत तंग दिल के हो रहे हैं, हम किसी को मस्जिद में दाखिल नहीं होने देते, किसी को मस्जिद में मंदिर में दाखिल नहीं होने देते, गोया के आदमी न समझकर उसके मजहब के आधार पर हम उसके प्रवेश की बात करते हैं। उस दौर में, इस दौर में हसरत मोहानी की और प्रासंगिकता बढ़ जाती है क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थे
जो मथुरा के मंदिरों में भी जाते थे और कृष्ण के वजूद को भारत की संस्कृति में न केवल तलाश करते थे बल्कि अपने अंदर भी ढूंढते थे। यही नहीं बल्कि मक्का जाकर वो अपने मुसलमान होकर मुसलमान धर्म का पालन करते हुए एक अच्छे शहरी, एक अच्छे हिंदुस्तानी, एक अच्छे आदमी कैसे रहा जा सकता है, इस पर भी उनका वजूद हमें एहसास दिलाता है। यही बात गांधी जी की। गांधी जी ने मुझे लगता है कि बहुत पसंद किया हजरत मोहानी, और हजरत मोहानी भी गांधी जी के विचारों से, बहुत से विचारों से असहमति रखते थे, लेकिन गांधी जी को बेहद चाहते थे और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश भी करते थे। जिन्हा का वो विरोध भी करते थे, पाकिस्तान का भी विरोध किया था। तो अशरफ आज मुसलमानों को भी ये ताकत देते हैं कि गोया सारे मुसलमान जिन्हा के रास्ते पर नहीं चले थे, जो उन पर कहीं ना कहीं आज लाछन लगाया जाता है। तो हजरत मोहानी इसको भी तोड़ना चाहते थे। तो मैं जो कह रहा हूँ कि सईद नकवी साहब ने ये काम बहुत बड़ा किया है, क्योंकि हजरत मोहानी से हम परिचित नहीं हैं। उनके उस इंसानी रिश्ते को, जिस रिश्ते को लेकर वो जिए थे, हम उससे परिचित नहीं हैं, क्योंकि उनका जो साहित्य है, उनके जो लेख हैं, उनका जो अदब है, वो उर्दू में मिलता है। और आज उर्दू को, जबकि वो इसी माटी की भाषा है, इसी देश की भाषा है, लेकिन जाने अनजाने शायद कभी कभी कुछ राजनीतिक कारणों के परिणाम स्वरूप अपनी चीज होती हुई भी हमें पराई लगने लगती। होती वो यही की है। तो बहुत सी चीजें जो उर्दू के शायर, जो इस माटी की, जिनके साहित्य में, अदब में सौगंध हमें दिखाई देती है, सुगंध दिखाई देती है, यहाँ की विरासत दिखाई देती है, लेकिन क्योंकि हम ऊपरी तौर पर एक उर्दू को पराई भाषा समझ लें, या उर्दू को ऐसी भाषा समझ लें केवल वो मुस्लिम, जबकि भाषा किसी की नहीं होती। वैसे ही जैसे हिंदी भाषा केवल हिंदुओं की नहीं है, मुसलमानों की भी है, जायसी की भी है, गुरु गोविंद सिंह जी की भी है, सब लोग, क्योंकि सब इसी माटी के लोग हैं, सब इसी धरती के लोग हैं, इस धरती के अलावा कहीं के नहीं है। तो हजरत मोहानी आपके पास के ही थे, इसी धरती के थे। हालांकि उनका रिश्ता अरब से जुड़ता है, उनके परिवार वहां से आया था, लेकिन वो अरब कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था, या वो अरब था तो उनके वजूद में था, लेकिन भारत भी उनके वजूद में था। अगर मोहम्मद साहब की जो विरासत थी वो उनके व्यवहार में थी, तो राम और कृष्ण की जो संस्कृति थी और राम कृष्ण जी की जो निधि है, वो अमूल्य निधि भी उनकी अपनी विरासत थी। सईद नकवी साहब ने इसी विरासत को सामने लाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है सईद नकवी साहब का। तो मैं कुछ इस किताब के बारे में कहना चाहता हूँ, बहुत वक्त लेकर लेना नहीं चाहता। वैसे तो हजरत मोहानी को बोलना मेरे लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि मैंने हजरत मोहानी का बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया, बल्कि उनके कुछ छुट लेख और कुछ गज़लें और कुछ अशार पढ़े। लेकिन इस सब के भी कई कारण हैं कि फिर भी मैं उन पर बोलने की जरूरत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका है कि आपके ख़ानदान की जड़ें हज़रत इमाम रज़ा से जुड़ी हुई हैं, और अपने आपके पूर्वजों में वहीदुद्दीन बहुत बड़े सूफ़ी हुए हैं, और सूफियों का पैगाम इंसानियत का था, मनुष्यता का था। यानी कि जो पैगाम राम का था
वही सूफियों का था। जो पैगाम मोहब्बत का कृष्ण का था, वही पैगाम सूफियों का था। और राही ने कहा भी था, जब महाभारत लिख रहे थे तो एक एपिसोड पर उनसे इंटरव्यू लिया गया राही मासूम रजा से कि आपने अभिमन्यु के दर्द को कैसे पहचाना। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने अभिमन्यु नहीं था, बल्कि हजरत इमाम हुसैन थे। जो दुश्मन पसंदों ने, जो इंसान दुश्मनों ने जो काम हजरत इमाम हुसैन के साथ किया, तो मैंने तो हजरत इमाम हुसैन की जगह अभिमन्यु का नाम लिख दिया। लेकिन मेरा तो साथियों, जो इंसानी दर्द होता है वो मुसलमान का अलग नहीं होता, हिंदू का अलग नहीं होता, सिख का अलग नहीं होता, बल्कि सबका दर्द एक होता है। और इस दर्द का जहाँ से भी पैगाम मिले, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी महापुरुष से हो, वो हमें उस पैगाम को अपने व्यवहार में लेना चाहिए और मानना चाहिए। और इसी सांस्कृतिक जो साजी संस्कृति है, गंगा जमुना की जो तहजीब थी, हजरत मोहानी उस तहजीब के निर्माताओं में से थे। और सईद नकवी साहब ने ये काम बड़ी खूबी के साथ, शायद वो नहीं जानते थे, उन्होंने लगा होगा कि ये मैं काम कर रहा हूँ। कभी कभी जाने अनजाने आदमी ऐसा काम कर देता है जो उसको एहसास भी नहीं होता। तो उन्होंने हजरत मोहानी के पैगाम को, उनकी शख्सियत को, उनके कारनामों को बड़ी बाखूबी से इस किताब में बयान किया है। और मैं समझता हूँ इस किताब को अगर हम पढ़ें और सोचें तो भारत की उस मनुष्यता की परंपरा को, उस महान परंपरा को जो वेदों से लेकर आज तक है, और जिसमें दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों की जो महान परंपराएं हैं, या दुनिया के जो विभिन्न धर्म हैं, उनकी जो धर्मों की उपलब्धियां हैं, हर धर्म की क्या उपलब्धि है, क्या महानता है, वो यही महानता है कि वो मनुष्यता को बनाए रखे। अगर कोई भी धर्म दुनिया का उस मनुष्यता को छोड़ देगा तो उसकी उपलब्धि खत्म हो जाएगी। कोई भी देश, संस्कृति क्या है? यही है कि मनुष्यता विकास कर रही है या अवरुद्ध हो रही है। अगर वो विकास की तरफ नहीं बढ़ रही है, उसको गति नहीं मिल रही है, तो वो परंपरा खत्म हो जाए तो हो जाए। लेकिन अगर मनुष्यता बढ़ रही है तो हमें कितनी ही हमारे ऊपर शक्ति से प्रहार किया जाए, लेकिन हमें उसे बचाना चाहिए। क्योंकि उसी शक्ति को तमाम अवरोधों के बाद, चाहे महान पुरुषों को देख लो, राम जी को देखो, कृष्ण जी को देखो, कहीं ना कहीं उस मोहम्मद साहब को देखो, या हजरत इमाम हुसैन को देखो, या कोई भी गांधी जी को देखो, उसी मनुष्यता को और उसी उपलब्धि को बचाए रखने के लिए इन्होंने एक जीवन संघर्ष किया। इस किताब में भी उनके जीवन संघर्ष की एक बात नकवी साहब करते हैं, जिसे मैंने पढ़ा, कि उन्हें संघर्ष की और लड़ाइयों की कहानियां बहुत पसंद थी हजरत मोहानी को। और याद करिए, अब तो हम अपने बच्चों को कहानी नहीं सुनाते क्योंकि मोबाइल दे देते हैं, लेकिन मैंने अपनी दादी से, अपने दादा से कहानी सुनी थी। और लोक कथाओं में आप याद रखिए कि लड़ाइयाँ न केवल लड़ी, बल्कि इसी मनुष्यता को लोक कथाओं के उसी नायक ने, जिससे कहा गया कि दक्षिण की दिशा में मत जाना, बल्कि तू उसी परंपरा पर चलना, तो वो जो परंपरा पर चले वो खत्म हो गए, लेकिन जो दक्षिण की तरफ राजकुमार निकला, उसने नई खोजें की, नई मनुष्यता कायम की, और राजकुमारी और राज भी उसे ही प्राप्त हुए। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मौलाना हजरत मोहानी उसी दक्षिण की दिशा पर, दक्षिण से मुराद जो परंपरा से हटकर भी कुछ सोचे, एक नई दिशा दे, उस दिशा पर चले। और यही कारण था कि उन्होंने मक्का को और मथुरा की, वृंदावन की
जो कहना चाहिए जो ऊर्जा है, उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो गरिमामयी चिंतन है, उस चिंतन के साथ साथ लेनिन के चिंतन को भी, मार्क्स के चिंतन को भी अपनाया। क्योंकि मार्क्स का चिंतन भी, लेनिन का चिंतन भी, मार्क्स का चिंतन भी उसी गरीब और असहाय आदमी की बात कर रहा था जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से जहां मनुष्यता पर चोट की जा रही थी। तो सईद नकवी साहब ने इसी चोट को जो समाज में हो रही है, और हसरत मोहानी ने उस चोट के विरुद्ध कैसे प्रतिकार किया, कैसे प्रतिरोध किया, उस प्रतिरोध को इस किताब के माध्यम से दर्ज करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि हसरत मोहानी जरूर बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनका जीवन आम आदमी लोगों की तरह ही था, और वो आम आदमी को ही महत्व देते थे। और जहाँ तक है किताब में बल्कि आया भी है, प्रोफेसर अनवार अहमद जई ने कानपुर की एक घटना लिखी है कि हसरत अपने किसी दोस्त के साथ बाजार से गुजर रहे थे कि रास्ते में मटके बेचने वाले का ठिया दिखाई दिया। हसरत ने दोस्त से कहा कि घर के मटके टूट गए हैं, बीवी हमेशा याद दिलाती है, भूल जाता हूँ, तुम मेरी मदद करो तो आज कुछ मटके घर ले चलूं। दोस्त को क्या ऐतराज हो सकता था। मोल तोल के बाद हसरत ने आधा दर्जन मटके खरीदे। दोस्त हैरान के इतने सारे मटके कैसे जाएंगे, मजदूर नहीं करते थे। 2 मटके हसरत ने उठाए, 2 उनके दोस्त ने। हसरत ने जरा दूर पर खड़े एक व्यक्ति से कहा कि भाई 2 मटके तुम हमारे साथ लेकर चल सकते हो। वह तैयार हो गया। घर पहुंचने पर उस तीसरे व्यक्ति ने बड़े घड़े ड्योढ़ी में रख दिए और सलाम करके चला गया। दोस्त से नहीं रहा गया। कुछ ही लिया कि वह कौन था। आपने इस व्यक्ति को मजदूरी भी नहीं दी। हसरत ने फौरन कहा, मियाँ यह साफ सीआईडी के आदमी थे, उन्हें वैसे भी हमारा पीछा करते हुए मुखबरी के लिए घर तक जाना था। हमने सोचा खाली हाथ क्यों आए। कानपुर का एक प्रसंग यह भी है। तो दोस्तों, जब हमारी जबान पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे कार्यों पर आज भी सीआईडी है, और हमारे बोलने पर जब बहुत सी पाबंदियां लगाई हो, डर हो, दहशत हो, तो इस डर से, इस दहशत से निकलने का ये एक जो वाक्य है हसरत मोहानी का, जिसको नकवी साहब ने कहा है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए और उन्हीं आदमियों को जो हमारे ऊपर बराबर नज़र रखे हुए घर तक ले जाएं और दिखलाएं कि दोस्त हम कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जो इंसानियत टूटती हो, बल्कि हम तो इंसान को इंसान के जोड़ने से वाला काम कर रहे हैं। तो हसरत इस काम को आगे बढ़ाते हैं, और सईद नकवी साहब ने इसको इस किताब में कहना चाहिए हिंदी में लाकर, विशेषकर नागरी लिपि में, क्योंकि हमारे जो बहुत से युवा हैं और विशेषकर जो नई उम्र के नौजवान हैं, वो उस भाषा से और हमारी इस विरासत से परिचित नहीं। अब बड़ा बुरा दौर आ रहा है कि हम अच्छी किताबें ही नहीं पढ़ते। हसरत को कहाँ से पढ़ेंगे जब प्रेमचंद को ही पढ़ना बंद कर दिया, या तुलसी को ही पढ़ना बंद कर दिया। तुलसी की पंक्ति हम कहीं कहीं ज़रूरत, राजनीतिक दृष्टि से ज़रूरत पड़ती है तो गा लेते हैं, कह लेते हैं, लेकिन तुलसी का सही मायनों में अध्ययन या रामचरितमानस का अध्ययन जो हम नहीं करते, जो हमें ये वो किताबें हैं या ये वो हमारे देश की वो निधि है जो हमें आदमी बनाए रखती है और जुल्म के विरुद्ध प्रतिकार करने की, आवाज़ उठाने का एक साहस पैदा करने की ताकत भी देती है। तो हसरत मोहानी इस कड़ी में एक बड़ा नाम है, और लेकिन मुझे कभी कभी थोड़ा सा अफसोस भी हुआ किताब को पढ़कर। माशाल्लाह आप बड़े
स्मार्ट आदमी है, खूबसूरत आदमी है, लेकिन आपने, और जैसा कि हसरत मोहानी भी बड़े बेतरतीबी से रहते थे, तो आपने किताब भी बड़ी बेतरतीबी से छापी। वाह। क्योंकि इसमें जो हसरत का जो सौंदर्य बोध था, याद रखिए वो बेतरतीब से रहते थे, लेकिन सौंदर्य बोध उनका बेतरतीब नहीं था, है? उसकी उनकी एक सौंदर्य दृष्टि थी। उस सौंदर्य दृष्टि में इंसान और भारत की साझी विरासत बहुत ऊपर थी। लेकिन जब मैंने किताब देखी, और ख़ास तौर से अगर पब्लिशर्स हैं तो यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई किताब ज़रा थोड़ी सी एक सौंदर्य बोध भी होता है, जब आदमी उठाए तो उसे पढ़ने को, रचना को पढ़ने को मजबूर करे। तो किताब जो उनका कद था शायरी में, जो राजनीति में उनका कद था, यानी कि गांधी जी जब 3 मुसलमानों की बात करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है पूरे देश में, गांधी जी अगर 3 मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो उसमें एक हसरत मोहानी को सबसे ऊपर रख रहे हैं, तो कोई तो बात होगी। गांधी जैसा आदमी आसानी से किसी को मानते नहीं थे, लेकिन जब मान रहे हैं और उसमें सबसे ऊपर रख रहे हैं, तो थोड़ा इस तरफ भी आपको नकवी साहब ध्यान देना था। और फिर लेकिन मैं दाद दूंगा, मुझे ज़रा थोड़ा सा शेर मैंने निशान लगाए थे, लेकिन रोशनी इतनी कम है और मैं शेर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आंखें मेरी ज़रा रोशनी कम है डायबिटीज़ की वजह से। तो लेकिन जो इसमें अशार का जो चयन किया है और गज़लों का जो चयन किया है, वो आपने बहुत ही अच्छा किया है, और इस दृष्टि से भी अच्छा किया है कि प्रेम, मोहब्बत, किसी ने एक बहुत छोटी सी मशहूर कहानी है, दुनिया की कहानी है, किसी ने पूछा, एक घर पर किसी ने दस्तक दी, उसने पूछा कौन? उसने कहा मैं। दरवाजा बंद था नहीं। फिर कुछ दिनों बाद कोई और आदमी आता, उसने घर पर दस्तक दी, उसने कहा कौन? जो तू है। दरवाजा खुल गया। तो ये गजलें वही हैं, इनमें हमें अपना अक्स भी दिखाई देता है, कृष्ण का अक्स भी दिखाई देता है, मोहम्मद का अक्स भी दिखाई देता है। और मैं बहुत बातें न कहकर मैं एक बार फिर नकवी साहब की प्रशंसा करता हूँ कि हिंदी में ये काम, और आशा करता हूँ कि जब अगली बार इस किताब को प्रकाशित कराएं तो जरा सौंदर्य बोध भी, ये नहीं है कि जो मार्क्सवादी था उनका सौंदर्य बोध नहीं हो। आपने ये सोचा होगा झोला लटकाए रहते, नहीं, लेनिन को जब पढ़ेंगे, मार्क्स को जब पढ़ेंगे और प्रेमचंद को जब पढ़ेंगे, तो प्रेमचंद का भी सौंदर्य बोध है, मार्क्स का भी सौंदर्य बोध है। तो ज़रा बेहतर अंदाज में, और हालांकि मैं गांव का हूँ, किसान का बेटा हूँ, इसलिए जो मन में बात आई वो कहीं मुझे बहुत लाग लपेट कर बात कहने का अंदाज नहीं आता। फिर भी मैं अपनी बात को और इस किताब को कितना रख पाया हूँ ये आप तय करेंगे, लेकिन मेरी बातों पर मत जाइएगा, अगर अच्छी ना लगी हो तो पढ़िएगा हसरत मोहानी को, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो मैं शायद बहुत नहीं कह पाया हूँ उनके बारे में, आप खुद मुझसे ज़्यादा उनको समझेंगे और इस देश की उस महान संस्कृति को या उस महान परंपरा को समझेंगे जो इस देश को महान बनाती है, बड़ा बनाती है। और यही मैं अपने शब्द कहता हूँ, रोकता हूँ, और एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। शुक्रिया। बहुत ही अच्छा वक्तव्य डॉक्टर आशिक अली खान। आपने कहा कि कभी कभी हमें एहसास भी नहीं होता है, हम एक अद्भुत कार्य कर जाते हैं।
ऐसा ही कार्य सईद नकवी साहब ने किया। हसरत मोहानी पर किताब लिखकर, क्योंकि हसरत साहब आज भी प्रासंगिक हैं। आप लोग विद्वजनों की बातें सुन सुनकर अचानक मुझे मुनव्वर राना साहब की 2 पंक्तियों का अर्थ यहीं बैठे बैठे मुझे क्लियर हो गया। मुनव्वर राना साहब की एक बहुत ही लोकप्रिय रचना है मुहाजिर नामा। मुहाजिर नामा में उन्होंने पाकिस्तान जो मुस्लिम शिफ्ट किए थे उनके बारे में वो क्या क्या यहाँ छोड़ आए हैं ये लिखा है। उसमें 2 लाइनें पंक्तियां थी जिनका अर्थ मुझे कभी समझ नहीं आता था। उसमें 2 पंक्तियां थी कि उन्नाव से मोहान तक जाती थी जो सड़क, उन्नाव से मोहान तक जाती थी जो सड़क, उस रास्ते में किसी की आंखों को तकता छोड़ आए हैं। आज मुझे ये स्पष्ट हुआ कि वो हसरत मोहानी साहब के लिए था। उसके पहले मैं समझती थी शायद कोई लड़की होगी कि कोई किसी की आंखों को तकता छोड़ आए। आज आप लोगों से बात करते करते अचानक क्लियर हो गया मुझे। अब मैं जिन्हें अपना वक्तव्य देने के लिए बुला रही हूँ वो कानपुर में जन्मे तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दीक्षित युवा आलोचक, लेखक और दयानंद सुभाष नेशनल कॉलेज उन्नाव के प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शुक्ल। आप उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के उप सचिव हैं। आलोचना पर आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी मुख्य है शिक्षा, संस्कृति, विरासत एवं निरंतरता, नव जागरण और हिंदी पत्रकारिता, भारतेंदु और हिंदी कविता, गणेश शंकर विद्यार्थी, जीवन, कर्म और बलिदान। अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आलेख, समीक्षा और शोध पत्रों का प्रकाशन। उनका स्वागत करती हूँ और वक्तव्य हेतु उन्हें आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर आनंद शुक्ल। पूरा रिकॉर्ड लग रहा है। वही तो कह रही हूँ, उसने कहा था कि अपनी मम्मी कभी बात ईमेल से जाएगा, व्हाट्सएप में नहीं आया। अच्छा, बहुत छोटा सा जाता ना, 1-2 मिनट। हाँ मेल से मिलती। अभी इसको एडिट करो। आज उत्तर प्रदेश जनवादी लेखक संघ का बहुत महत्वपूर्ण आयोजन दिन में था। राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी थी। उसमें आज संयोग से हम लोगों के बीच में उपस्थित है उत्तर प्रदेश जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष, हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हरिश्चंद्र पांडे जी। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित आशिक अली साहब जो अलीगढ़ से आए हैं, जो आज के हमारे इस आयोजन के विशिष्ट वक्ता हैं, आशिक अली साहब। हमारे बीच जनवादी लेखक संघ उत्तर प्रदेश के सचिव प्रोफेसर नलिन रंजन सिंह जी हैं, जो हम लोग साथी भी हैं, बहुत पुराने। आज की इस आयोजन में जो पुस्तक है हसरत मोहानी साहब पर, उस पुस्तक को संपादित करने का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है हम सबके बड़े भाई शहीद नकवी साहब जी, संचालन कर रही संध्या त्रिपाठी, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथी और मित्रों। एक तो शुरुआत में ही बता दूं कि संध्या जी ने अभी मेरा परिचय देते समय कहा कि मैं दयानंद सुभाष नेशनल कॉलेज में प्राचार्य रहा, तो रहा अभी तक। अभी मैंने 9 तारीख को वहाँ से त्यागपत्र दे दिया है और मैं 10 तारीख को फिर से अपने पुराने एसडी कॉलेज में लौट आया हूँ। हालांकि इसी के साथ एक और तार इसलिए जुड़ता है कि जब मैं गया उन्नाव, तो उन्नाव की धरती तो वैसे ही बहुत उर्वर धरती है साहित्यकारों की दृष्टि से, क्रांतिकारियों की दृष्टि से।
तो मन में था एक भाव, जब हम लोग उन्नाव में प्रवेश करते हैं तो साहित्य की नगरी उन्नाव में आपका स्वागत है, ये बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ है। लेकिन जितना बड़ा बोर्ड है उस हिसाब से उन्नाव के उन साहित्यकारों, उन क्रांतिकारियों और उन सेनानियों को लेकर के उस तरह की सक्रियता या उस तरह का काम उन्नाव जनपद में भी नहीं हुआ, उन्नाव के बाहर भी नहीं हुआ उनको लेकर के। तो मेरे मन में ये एक स्वाभाविक तौर पर आया कि मैं अगर यहाँ रुका तो कुछ करने का मेरे मन में था। और संयोग से गढ़ाकोला जाने का एक अवसर मिला, बीच में एक कार्यक्रम था। तो ये जो इस समय की सरकार है वो कुछ नए नए तरह के प्रयोग कर रही है। उसने क्या किया कि चंद्रशेखर आजाद की जयंती को गढ़ाकोला में मनाया, जबकि गढ़ाकोला जो है वो निराला से जुड़ा हुआ है और हम लोग उस तौर पे याद करते हैं। तो खैर वहाँ गया तो एक नया मुझे वहाँ पर भवन देखने को मिला। आप रमाशंकर जी अभी नहीं करेगा गढ़ाकोला। तो वहाँ संस्कृति विभाग ने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई, बहुत बड़ी, निराला जी के नाम पर। और उतना भव्य बिल्डिंग मुझे लगता है कि इधर हमारे उत्तर भारत में, क्योंकि मैं प्रेमचंद का भी स्मृति का स्थान और बहुत सारे केदार जी का भी सबका देखा हूँ, लेकिन उतनी बड़ी इमारत, उतना अच्छा भव्य भवन, उसके नीचे एक पुस्तकालय। लेकिन जब मैं गया वहाँ पर तो नाम तो उसका एक साहित्यिक आयोजन के तौर पर था, लेकिन वो कुल मिलाकर के जैसे चकबंदी विभाग का कोई कार्यक्रम हो तो उस तरह का कार्यक्रम था। और बोले साहब डीएम आएंगे, एसपी आएंगे और फलाने आएंगे। अंत में कोई नहीं आया, सिर्फ सरकारी मुलाजिमों को इकट्ठा किया गया और अंत में वहाँ के क्षेत्रीय विधायक आए और उन्होंने निराला से लेकर के चंद्रशेखर आजाद तक की शख्सियत का, उनके काम का, उनके नाम का जिस तरह से मटिया मेट किया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। इतनी बुलंद इमारत, इतने महान रचनाकार की धरती पर, और वहीं पर रह कर आकर के जो अन्याय हो रहा है हमारे साहित्यकारों के साथ, जो हमारे सेनानियों के साथ, तो ये मेरे लिए बहुत शुरुआती अनुभव ही बहुत खराब था। खैर मोहान से तो हम लोगों का जाना भी हुआ मेरा वहाँ पर, और गया ही इसलिए था कि वो हसरत मोहानी साहब वहाँ पैदा हुए। नकवी साहब बहुत दिनों से इस काम में लगे हुए हैं, जब से मुझे तो पिछले 10-12 वर्षों से निरंतर उनके संपर्क में रहने का मौका मिला। और जैसा कि अभी आशिक अली साहब कह रहे थे कि हसरत मोहानी साहब साजी संस्कृति के निर्माताओं में से एक हैं, उसी तरीके से हम लोगों को भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वर्तमान दौर में साजी संस्कृति की जो स्थिति है और जिस तरीके से वो चल फिर पा रही है, उसमें भी नकवी साहब हमारे बीच के बहुत शख्सियत है, जो बराबर जिनसे जुड़ करके, जिनके साथ रह करके, जिनके साथ काम करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये धरती जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी और हसरत मोहानी की साझी धरती है। मुझे इस पुस्तक में एक वक्तव्य मिला जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने, हसरत मोहानी साहब जब असहयोग आंदोलन के दरमियान गिरफ्तार हुए और उसके बाद जब वो वापस कानपुर आए, तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो अखबार था प्रताप, उसमें उन्होंने प्रकाशित किया हसरत मोहानी के लिए। वो लिखते हैं विद्यार्थी जी, स्वागत स्वाधीनता के उस दूत का जो तीसरी बार सरकारी जेल में 2.5 वर्ष तक सड़ने के पश्चात इस समय सकुशल हमारे बीच है। मौलाना फजल उल हसन हसरत मोहानी देश की उन पाक हस्तियों में से एक है जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए, कौमियत के भाव की तरक्की के लिए, अत्याचारों को मिटा देने के लिए, हर प्रकार से अन्यायों का विरोध करने के लिए जन्म भर कठिनाइयों और विपत्तियों के साथ घोरतम संग्राम किया।
उस समय जब भारत की राष्ट्रीय वेदी पर लोकमान्य तिलक अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे, लोग उनका साथ देने से डरते थे। राष्ट्रीय क्षेत्र में दूर दूर तक मुसलमान कहीं दिखाई नहीं देते थे और मिस्टर रसूल, सैयद हैदर रजा ऐसे 2-4 मुसलमान सज्जन दिखाई देते थे, तो उनका तिरस्कार तक मुसलमानों की ओर से होता था। उस समय उस बीहड़ पथ में लोकमान्य तिलक के साथ मौलाना हसरत ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे और देश और कौम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उस समय से उन्हें आज़ादी का जुनून है। उस जमाने से उन्होंने इस रास्ते में तकलीफ़ों पर तकलीफ़ें उठाई। हाकिमों की आंख में वे सदा खटकते रहे, कसर न रखी गई उनको सताने में, परंतु मौलाना भी अपने ढंग के निराले निकले। जो अभी शेर नकवी साहब ने सुनाया था शुरुआत में, है मस्के सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, अजीब तबीयत थी हजरत मोहानी की। और हम एक तरीके से कहा जाए, जिस तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए उनकी शख्सियत का, चाहे उनकी राजनीतिक शख्सियत हो या उनकी साहित्यिक जो उनका काम है, उस पर हुआ नहीं ढंग से। इस पुस्तक के पहले मैंने हिंदी में एक पुस्तक जो देखी, वो मोनोग्राफ है जो साहित्य अकेडमी से बहुत पहले प्रकाशित हुई, और लगभग वो उस मन से और उस प्रयास के तहत नहीं लिखा गया जितने कि दूसरे मोनोग्राफ साहित्य अकेडमी के लिखे गए, जो बहुत बेहतर है। तो एक खाना पूरी जैसी मुझे लगता है कि हजरत मोहानी साहब की पूरी शख्सियत को लेकर के, उनकी राजनीति को लेकर के, उनके साहित्य को लेकर के, उनकी शायरी को लेकर के होती रही। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, उर्दू में भी ऐसा पहले होता रहा है। नज़ीर अकबराबादी को कितना जाना गया, कितना पूछा गया, कितना सामने लाया गया। तो ये अपनी साहित्य की जो बिरादरी है उसके बीच का भी एक मसला है। इसलिए आज जो ज़रूरत है, अगर ये एक नया प्रयास हमारे सामने आया है हजरत मोहानी साहब को फिर से जानने का, उनको समझने का, उनका मूल्यांकन करने का, तो मुझे लगता है कि इसमें और लोगों को भी आगे आकर के काम करना चाहिए। आरंभिक प्रयास है और बहुत सारे पक्ष हैं इस किताब की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हिस्सा उनकी शख्सियत पर है, उनके जीवन पर है, उनके रहन सहन पर है, उनकी आदतों पर है, उनके राजनीतिक जो काम थे उन पर है, लेकिन उनके राजनीतिक विचारों पर नहीं। विचार बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कौन सी वजहें थीं कि हजरत मोहानी गांधी से पहले वो कह रहे थे जो गांधी ने कहा, जिन्ना के पहले वो चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर सैयद अहमद खान, जिसको सर अभी कह रहे थे अलीगढ़ पॉलिसी, कैसे उस पॉलिसी की वो मुखालफत कर पा रहे। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐसे राजनीतिक पहलू हैं जिन पर और विस्तार से जानने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि जो एक आंदोलन मोटे मोटे तौर पर हम लोगों के सामने आता है, जिन पुस्तकों से, जिन रचनाओं से हम लोग पढ़ते हैं, उसमें भी उसके बहुत सारे प्रसंग हैं जो छोड़ दिए गए हैं। क्योंकि यही स्थिति मैंने जब गणेश शंकर विद्यार्थी पर काम कर रहा था तो उन पर भी काम करते हुए मैंने महसूस करी। जो चंपारण का पूरा सत्याग्रह है, उस चंपारण के किसानों के संकट की कहानी सबसे पहले प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी, और वो लिख रहे थे बराबर सन 1415 से। लेकिन जब चंपारण का आंदोलन हुआ, जब चंपारण में गांधी जी गए, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ वो गांधी का आंदोलन होकर के रह गया, उसमें से बाकी लोग पीछे छूटते चले गए। ये जो एक इतिहास को लिखने की और देखने की पद्धति है, ये जो साहित्य को देखने और लिखने की जो पद्धतियाँ हैं, इसलिए नए तरीके से इन पर काम करने की मुझे लगता है कि अभी और ज़रूरत है। दूसरा जो पक्ष है वो
बहुत महत्वपूर्ण जो 1921 का असहयोग आंदोलन है और जिसमें खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, उसी समय कांग्रेस मुस्लिम लीग एक मंच पर भी आ चुके थे। उसके पहले लगभग सुगबुगाहट हो रही थी कम्युनिस्ट मूवमेंट की। 1925 में बाद में पड़ा, यहाँ पर कानपुर में उसकी बुनियाद पड़ी, लेकिन 1920 के आसपास एमएन राय वगैरह उसमें काम करना शुरू कर चुके थे। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो मुकम्मल आज़ादी का जो बात या जो प्रस्ताव हजरत मोहानी साहब ने अहमदाबाद के उस अधिवेशन में रखा था, उस मुकम्मल आज़ादी के पीछे की कोई ना कोई तो तैयारी उनके दिमाग में रही होगी ना। अचानक से कोई एक शब्द थोड़ो नहीं वहाँ पर कॉइन कर दिया गया और उसका फिर विरोध भी हुआ, ऐसा नहीं है। विरोध भी हुआ। नकवी साहब ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है उसका, और उन्होंने कहा कि 38 के मुकाबले 26 वोट उसको मिले। तो इसका मतलब है कि 26 वोट तो थे ना। इसका मतलब है कि जो 1929 में लाहौर अधिवेशन में जाकर के जब नेहरू उसकी घोषणा करते हैं या मुकम्मल आज़ादी की या पूर्ण स्वराज की जब बात करते हैं, तो वहाँ तक वो तय है, वहाँ पर गांधी जी भी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, सब तैयारियाँ हो चुकी हैं। लेकिन जो हसरत मोहानी के साथ ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ अकेले ही रहे होंगे उस जमाने में। कोई ना कोई एक इस तरह का, चाहे वो तिलक की परंपरा से जुड़ करके कुछ आता हो या कोई एक इस तरह की भावधारा जरूर चल रही होगी। इसलिए खाली ये कह के छोड़ देना कि साहब उन्होंने मुकम्मल आज़ादी की बात कही, गांधी जी ने विरोध किया, तब तक कांग्रेस में गांधी जी के नेतृत्व को सब लोग मानने लगे थे, इसलिए गांधी जी के विरोध करने के बाद वो खत्म हो। तो ये जो हसरत मोहानी के जो मसले हैं, चाहे वो स्वदेशी को लेकर के हो, 1903 में उन्होंने स्वदेशी स्टोर खोला अलीगढ़ में। 1904-05 के बाद, खासतौर से बंगाल विभाजन के बाद, स्वदेशी और बहिष्कार की बातें ज्यादा उभर करके आई। गांधी ने तो बहुत बाद में उसको अपनाया। और जैसा कि असहयोग पर लिखते समय नकवी साहब ने उस तरफ इशारा भी किया है कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जिसको गांधी ने असहयोग नॉन कोऑपरेशन का नाम दिया, विचार तो गांधी भी अंग्रेजी में ही करते थे पहले, तो वो नॉन कोऑपरेशन शब्द उनको मौलाना हसरत मोहानी की तहरीर से आया। गांधी ने कहा कि हमें विदेशी वस्त्रों को नहीं अपनाना चाहिए, स्वदेशी वस्त्र पहनने चाहिए। तो हसरत मोहानी ने खड़े होकर के कहा कि नहीं, खाली स्वदेशी अपनाने से नहीं होगा, विदेशी का हमें बहिष्कार करना है। तो ये जो बहिष्कार है, ये जो प्रतिरोध है, इसकी चेतना तो कहीं ना कहीं से उनके भीतर थी, जिसको वो उभार करके लाते हैं। इसलिए मेरा तो एक कहना ये है कि जो ये राजनीतिक जितने मसले हैं, इन पर फिर एक बार ढंग से इन पर बात होनी चाहिए। खासतौर से 1903 में जब हजरत मोहानी साहब BA पास करके अलीगढ़ में उन्होंने अपना ये रिसाला शुरू किया, उर्दू ए मोल्ला, और उसके बाद समानांतर जो उनकी राजनीति है, वो तिलक से होते हुए, गांधी से होते हुए, मुस्लिम लीग से होते हुए, कम्युनिस्ट आंदोलन से होते हुए आगे बढ़ती है निरंतर। दूसरा जो पक्ष है वो उनके साहित्य को लेकर के, खासतौर से जो उनकी गज़लें हैं, अभी सईद नकवी साहब ने भी कुछ गज़लें पढ़ी और आशिक अली साहब ने भी इशारा किया उनकी गज़लों की तरफ। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से कोई एक नई परंपरा थी जिसकी वो शुरुआत कर रहे थे। गज़ल की परंपरा पहले भी थी और उनके समानांतर उस समय में बहुत सारे लोग गज़लें लिख रहे थे। आज़ादी के आंदोलन में वो सारे लोग भी शरीक थे। साझा संस्कृति, साझा विरासत की परंपरा पहले से चली आ रही थी, मजबूती के साथ चली आ रही थी, क्योंकि उसकी अगर आप शुरुआत अगर माने तो वो तो अमीर खुसरो तक जाती है। पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन है, एक पूरा का पूरा सूफी आंदोलन है, उसके साथ निर्गुण संत कविता की परंपरा और सूफी कवियों की एक साझा परंपरा है।
जिसमें कबीर है और बहुत सारे अन्य रचनाकार हैं, जहाँ पर एक तरह की सामाजिक चेतना भी है। तो वो एक संस्कार तो साझा संस्कृति का, कंपोजिट कल्चर का, जो उर्दू में अगर कहा जाए तो वो दक्कन से होते हुए आया था उत्तर भारत की तरफ। और अभी आशिक अली साहब ने कहा कि उर्दू और हिंदी को अलग नहीं है, सब एक है। ये तो स्वाभाविक है, सब एक है। दुष्यंत कुमार ने तो बहुत साफ साफ लिखा था कि जब उर्दू और हिंदी अपने अपने सिंहासन से उतर करके नीचे आती हैं तो उनमें फ़र्क करना मुश्किल होता है। तो आम फहम में तो उर्दू हमारी एक रही, लेकिन जब वो साहित्य की तरफ ज़्यादा घूमती है भाषा, और जब उस पर फारसी का प्रभाव पड़ता है तो बहुत सारे मसले सामने आते हैं फिर, क्योंकि वहाँ वो एक भाषा की जिस साझी विरासत की बात हम करते हैं वो साहित्य के स्तर पर उतनी साझी विरासत बन करके नहीं रह पाती है। वहाँ विषय का भी अलग अलग स्वभाव है। जो कविता हिंदी में लिखी जा रही थी 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में, या जो छायावाद है, जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का दौर है, उस तरह की कविता आपको उस दौर की उर्दू गज़लों में, उर्दू शायरी में नहीं मिलेगी। है जरूर, उसी समय अकबर इलाहाबादी भी हैं, चकबस्त भी हैं, इकबाल भी कुछ उस तरह का लिख रहे थे, लेकिन हसरत मोहानी साहब कितना लिख पा रहे थे, कितना उसमें समाज मौजूद है, कितनी उसमें राजनीति मौजूद है, कितने अपने समसामयिक सरोकार उसमें मौजूद हैं, इनकी भी एक पड़ताल होने की ज़रूरत है अगर हम उसे गंभीरता से उसको अध्ययन करना चाहते हैं। खाली ऊपर ऊपर तौर पे कह देना। इसमें गोपीचंद नारंग साहब का एक लेख है जो उन्होंने हसरत मोहानी साहब की सियासी शायरी पर लिखा, लेकिन वो लेख भी कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाता। तो कुल मिलाकर के हसरत मोहानी साहब की जो शख्सियत है उसका मुझे तो लगता है कि अभी उस पर बहुत काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सामान्य नहीं है, बहुत विशिष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मूल्यवान शख्सियत है। आज के जो संदर्भ हैं, अभी आशिक अली साहब उनका हवाला दे रहे थे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, अभी हमारे एक दो वक्ता लोग और हैं, इसके बाद और भी कार्यक्रम हैं। तो आज तो स्थितियाँ कोई पिछले कम से कम तीन दशकों में तो आप सब, हम सारे लोग महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से स्थितियाँ बदली। जो हसरत मोहानी साहब का, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट का, जो समाजवादी आंदोलन का जो हर्ष है 90 के दशक के बाद से, वो सारा हम लोगों के सामने है। कैसे उस समता का, उस समानता का, उस न्याय का, जो समाजवाद का एक सपना था, वो धीरे धीरे कैसे ढहता चला गया, कैसे उसकी जगह एक नई तरह का पूंजीवाद हमारे बीच घर बना चुका है, पूरा घर कर चुका है। और आज तो स्थिति ये है, अगर आप पॉलिटिकल उसमें देखिए तो अब तो लोग एक दल विशेष है जो वो कहता है कि हम तो एक नया देश बनाने जा रहे हैं, नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। तो कौन सा नया हिंदुस्तान है? बोले साहब अखंड भारत है। तो ये अखंड भारत क्या साम्राज्यवादी परिकल्पना नहीं है? आप किस तरह से उससे लड़ पाएंगे? तो वो जो काम है, आज़ादी के 75 सालों बाद भी जो आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, जो प्रतिमान थे, बहुत कम अंशों में हम उन्हें पूरी कर पाते। बहुत उसमें अभी शेष है, बहुत काम उसमें किया जाना बाकी है। कितना आप संविधान में जितना कुछ लिखा है उसमें से कितना हासिल हो सका है। इसलिए आज हमें और बहुत ज़रूरत है अपने उन सारे सेनानियों की, अपने उन सारे अदीबों की, पत्रकारों की। अब पत्रकार समझिए आप, एक तरफ हसरत मोहानी पत्रकार हैं, एक तरफ गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार हैं, और एक तरफ आज की पत्रकारिता। ताज्जुब होता है कितना बड़ा अंतर आ चुका है। और ये अंतर ऐसे नहीं आ गया है, हम उसको धीरे धीरे स्वीकार करते चले गए, हमने उसका प्रतिरोध नहीं कर सके। एक जर्मन दार्शनिक है एडोर्नो, वो कहता है कि ये जो पूंजीवाद है ये
मनुष्य को तो वस्तु में, कमोडिटी में बदल ही रहा है, मनुष्य की जो पूरी चेतना है उसमें भी तब्दीली कर रहा है। चेतना के साथ साथ उसकी इंद्रियों में भी तब्दीली कर रहा है। माने जो हमारे आँख कान हैं, इन पर भी उसका प्रभाव, इस पूंजीवाद के ये जो सब साधन हैं, जो मीडिया है, जो पत्रकारिता है, ये पूरी तरीके से उसका प्रभाव पड़ा। आँख तो वही देखने की आदी हो चुकी है जो दिखाया जा रहा है। बहुत कुछ हम यूं ही देखते चले जा रहे हैं। अभी थोड़ी गनीमत है, कान अभी भी थोड़ा सुनना चाहते हैं सच, थोड़ा सुनना चाहते हैं बेहतर, थोड़ा सुनना चाहते हैं कि कुछ बना रहे, कुछ बचा रहे। तो ऐसी स्थिति में हजरत मोहानी साहब को याद करना, उनके संघर्ष को याद करना, उनसे सीखना, और ख़ास तौर से ये जो साझी विरासत का जो मसला है, जो गंगा जमुनी तहजीब का मसला है, इस पर तो बहुत हमारे तो बहुत सारे साथी, आज हमारे तो लेखक संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे अपने अपने स्तर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, चाहे अपने लेखन के माध्यम से। बहुत सारे तो एक्टिविस्ट हैं हमारे बीच यहाँ पर। तो मेरी तो एक तरीके से सभी से ये गुजारिश ही है कि अब लिखने के साथ साथ ज़्यादा एक्टिविज्म की ज़रूरत है। समाज में अगर थोड़ा भी हम अगर अपने आसपास के समाज को, माहौल को अगर थोड़ा भी अपनी चीज़ों से जोड़ पाएँ, अपने इस मूवमेंट के या अपने इस आंदोलन के या अपने इस विचार के साथ जोड़ पाएँ, चाहे वो हजरत मोहानी के नाम के साथ जोड़ पाएँ या गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम के साथ जोड़ पाएँ। अब आप देखिए, कानपुर में हजरत मोहानी और गणेश शंकर का विद्यार्थी का नाम एक साथ लेने की परंपरा है। जब भी गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आता है तो तुरंत हजरत मोहानी का नाम आता है। लेकिन पिछले 2-3 दशकों में गणेश शंकर विद्यार्थी को याद करने वाले एक किनारे चले गए हैं और हजरत मोहानी साहब को हम लोग यहाँ बैठ के याद करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ भी एक अन्याय हुआ। जब लगा कि साहब गणेश शंकर विद्यार्थी तो सांप्रदायिकता के खिलाफ लिखते हैं, उनका एक निबंध आप पढ़िए, धर्म की आड़, और उन्होंने तो अपने अखबार में साफ साफ लिखा है कि ये जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा है ये सब इलेक्शन की वजह से होता है। तो जब लगा कि साहब गणेश शंकर विद्यार्थी को तो लेने से हाथ में जल जाएगा हाथ, तो उन्होंने एक दूसरा फॉर्मूला निकाला, वो श्यामलाल गुप्त पार्षद को ले आए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक कविता लिखी है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। तो श्यामलाल गुप्त ज्यादा सूट करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी की वजह से। तो ये जो संकट है आज के दौर में, इन संकटों को एड्रेस करने के लिए, और अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आज मुक्तिबोध का जन्मदिन भी है। हिंदी के बहुत बड़े कवि, बड़े रचनाकार, और मुक्तिबोध की एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही मूल्यवान कविता है अंधेरे में। तो अंधेरे में कविता में एक जुलूस आता है, और उस जुलूस में रात के अंधेरे में ये जो नेक्सस जिसको हम लोग देखते हैं, उसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी हैं, बड़े बड़े लीडरान भी हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी हैं, माफिया भी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब भागे चले जा रहे हैं। और वो जुलूस जो है वो एक तरीके के आतंक का पर्याय बन गया। तो वो जो यात्रा है, वो जो जुलूस है, वो अभी भी आज़ादी के इन 75 वर्षों में बदस्तूर जारी है। मुक्तिबोध ने तो जब लिखा था तो अंधेरे में लिखा था, मुझे तो लगता है कि वो दिन के उजाले में भी उतनी ताकत के साथ जारी है। इसीलिए उस संकट से बचाने के लिए मुक्तिबोध के शब्दों में अगर कहा जाए तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है उनकी कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब।